The first topic of today is the motor न्यूरॉन डिजीज। अब तक कितने सवाल आ चुके हैं मोटर न्यूरॉन डिजीज में से? 1, 2, 3, 4, 5, 6 सवाल 2016 से लेके 2025 तक अप टिल नाउ सिर्फ 6 क्वेश्चंस, लेकिन जनवरी डाइट और मे डाइट को मिला के बन जाते 9 क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल पेपर्स। 9 to 10 questions are coming from the motor neuron disease बहुत इजी क्वेश्चन वो पूछते हैं आप लोगों से मोटर न्यूरॉन डिजीज से। ठीक है, तो व्हाट इज बेसिकली द मोटर न्यूरॉन डिजीज? बेसिकली you have to remember just a simple concept। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, वो है एक होता है अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, एक होता है लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, एक होता है अपर मोटर न्यूरॉन लीजन और एक होता है लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। ठीक है, आपने बस ये 3 बातें याद करनी है और आपका मोटर न्यूरॉन डिजीज अपने आप हो जाएगा। ठीक है, याद रखें कि अगर अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होगा तो क्या होगा? हाइपरटोनिया, हाइपर रिफ्लेक्सिया और फैसिकुलेशंस आर एब्सेंट। अपर है तो इसका मतलब है ऊपर जाएगा। ठीक है, हाइपरटोनिया हाइपर रिफ्लेक्सिया एंड याद रखें कि अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज के कुछ हॉल मार्क्स होते हैं, वो क्या है? हाइपरटोनिया और हाइपर रिफ्लेक्सिया। जबकि लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज के जो 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 हॉल मार्क्स हैं वो हाइपोटोनिया और हाइपर रिफ्लेक्सिया। गाइस, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं इसको याद रखना है, अभी के लिए याद रखना है, क्योंकि इस पे आपकी न्यूरो नाचेगी। The neuro will dance on this concept. Either it is a multiple sclerosis। सारे कॉन्सेप्ट इन्हीं 3 बातों से होंगे कि how will you differentiate motor neuron disease and multiple sclerosis in the real exam। अब तक मैंने क्या बताया गाइस? अब तक मैंने बताया कि एक होता है अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, एक होता है लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। ठीक है, जो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होता है उसमें क्या होता है? हाइपर रिफ्लेक्सिया होता है और हाइपरटोनिया होता है। ठीक है, इसमें टोन और रिफ्लेक्सेस बढ़ते हैं और इसमें टोन और रिफ्लेक्सेस कम होते हैं। ठीक है, नंबर 1। लेकिन अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज और लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज को डिफरेंशिएट करती है फैसिकुलेशन, जो प्रेजेंट होती है लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में। ठीक है, in the real exam they will give you this word known as the fasciculation जो है लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज में। अब तक मैंने क्या बताया गाइस? 2 तरह के लीजन होते हैं। कितने तरह के लीजन होते हैं? 2 तरह के लीजन होते हैं। एक होता है अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, एक होता है लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में क्या होता है? हाइपरटोनिया, हाइपर रिफ्लेक्सिया। लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में क्या होता है? हाइपोटोनिया, हाइपर रिफ्लेक्सिया। ऑलवेज रिमेंबर इट। लेकिन जो फैसिकुलेशन होते हैं वो हमेशा लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में होते हैं। ठीक है, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में होते हैं। सो a patient came to Dr. Amara, who's an oncologist, and on examination the patient has hypertonia, hyperreflexia, and the patient has present fasciculation. Patient has fasciculation. What is your diagnosis? It is motor neuron disease. Yes, exactly. Dr. Zoya is totally right. It is mixed. It is motor neuron disease is mixed. It is a mixture of upper motor neuron and lower motor neuron. So it is motor neuron disease. And always remember, fasciculation plus minus absent sensory sign is a hallmark of motor neuron disease. For in the real exam आपको ये 2 बातें याद होंगी कि fasciculation plus minus absent sensory sign and symptoms is मोटर न्यूरॉन डिजीज। जबकि सेंसरी साइन एंड सिम्टम्स दूसरे डिजीज में आते हैं, लेकिन ये वाइट डिजीज है हमारी न्यूरो में, जिसमें फैसिकुलेशन आते हैं और सेंसरी साइन एंड सिम्टम्स एब्सेंट होते हैं, जिसमें फैसिकुलेशन होते हैं और मोटर न्यूरॉन डिजीज और सेंसरी साइंस एब्सेंट होते हैं। मरीज कहेगा डॉक्टर साहब मेरे हाथों के मसल
क्या मुझे लगता है कि खत्म हो गए, काम नहीं करते. देयर मस्ट बी वेस्टिंग ऑफ द स्मॉल हैंड मसल्स, इंट्रिंसिक मसल्स. ये मैं जब आपको क्लिनिकल साइंस से पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इंट्रिंसिक मसल का क्या किरदार होता है. आई विल टेल यू गाइस अबाउट द ulnar nerve. Okay, for right now, just remember 3 points. There are 3 points of motor neuron disease. One is the fasciculation. One is the fasciculation. And second one is that there are no sensory signs. There are no sensory signs. What does sensory sign mean? The patient won't have numbness. The patient won't have numbness. The patient won't have numbness. The patient will have no numbness, and there will be wasting of the small muscles of the hand or the tibialis anterior. But always remember that there are 3 things. There must be fasciculation, there must be absence of sensory signs, and there will be wasting of the small muscles of the hand. अब सवाल कहाँ से आता है? बेसिकली सवाल कहाँ से आता है, ये बात याद रखें कि in the real exam they are not interested in the types. This is for part 2, not for part 1. Always remember, you have to study smart. पार्ट 1 MRCP यूके पार्ट 1 में टाइप्स नहीं पूछी जाती गाइस. They ask you, they give you a scenario like a patient came to you with fasciculation and there are no sensory signs and there's wasting of small hand muscles. What will be the investigation of choice? Always remember, मैं आपको 1000 दफा एक बात बता चुका हूँ कि NHS नाइस गाइडलाइंस, MRCP यूके फॉलोज नाइस गाइडलाइंस किस पे फोकस करते हैं? वो उन टेक्निक्स पे फोकस, वो अपने मरीज की बहुत केयर करते हैं गाइस. इतनी केयर करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे मरीज को सुई टच ना हो. वो उन चीजों को प्रेफर करते हैं, उन इन्वेस्टिगेशन को प्रेफर करते हैं जो नॉन इन्वेसिव हो और उस ट्रीटमेंट को प्रेफर करते हैं जो नॉन इन्वेसिव हो. याद रखें, द रियल एग्जाम, इफ यू डोंट नो व्हाट द आंसर इज, टिक द नॉन इन्वेसिव वन. You have a 70% of chance that your answer would be correct. So what will be, okay, now my question to you guys, ये क्वेश्चन 3 से 4 दफा आ चुका है, डिटो एग्जैक्ट सेम आ चुका है, ठीक है. So now my question to you guys is, a patient came to Dr. Anam Zara with hypertonia, hyperreflexia and fasciculations are present, and there are and there is no sensory deficit, and there's a wasting of small muscles of hand. What would be the investigation of choice in this patient? Option A, electromyography. Option B, MRI. It would always be electromyography, and electromyography. Now, what would be the treatment in case of motor neuron disease? There are 2 treatment options. देखें, सब ने क्या कहते हैं, फौरन लिख दिया कि नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन. Why non-invasive ventilation? And Dr. Mashal, you're totally right. The treatment option of motor neuron disease is the riluzole and the respiratory care. अब बेसिकली रीलूजोल क्या करता है? गाइडलाइंस ये कहती हैं कि जो रीलूजोल है वो एमियोट्रोपिक में ज्यादा प्रेफर ट्रीटमेंट होता है. फॉर योर एग्जाम, फॉर MRCP यूके पार्ट 1, ऑलवेज रिमेंबर 3 थिंग्स. मैं आपको सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले बता रहा हूं कि व्हाट आर द ट्रैप्स दे आर गोना गिव यू. नंबर 1, they will give you what would be the treatment option for motor neuron disease. It would be non-invasive ventilation. The ventilatory support, BiPAP. The BiPAP, इंशाल्लाह जब हम पल्मो पढ़े होंगे तो उधर भी मैं आपको बताऊंगा कि उधर CPAP होता है, क्या होता है, ठीक है. एक डिजीज होती है, ठीक है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, ठीक है. और मुझे बताएं कि व्हाट वुड बी द मोड ऑफ फीडिंग इन केस ऑफ मोटर न्यूरॉन डिजीज. एनीवन? पैग. अब डॉक्टर मशल ने तो इधर लिख दिया पैग, लेकिन इन द रियल एग्जाम percutaneous endoscopic gastrostomy.
Yeah, exactly. In the real exam, they would give very near names. They would give very near games, very near names. Like उधर जिसको ये पता होगा कि परक्यूटेनियस एंडोस्कोपी गैस्ट्रोटोमी स्टैंड फॉर पैग, वही टिक कर सकेगा. Always remember what I said. Now, revising the topic in a minute. A patient, a patient came to Doctor Faiza, and the patient tells you, doctor, there's a wasting. They won't give you directly like there's a wasting. They would tell you on examination the patient has hypertonia, hyperreflexia, but fasciculations are present. But fasciculations are present, and there is no sensory deficit. What would be the investigation of choice? It would be electromyography. What would be the preferred treatment overall? It would be non-invasive ventilation. And what would be the mode of feeding? It would be the PEG. 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 Always remember it. So अब तक इस डिजीज की किसी को कोई बात समझ ना आई तो अभी फौरन चैट पे लिख सकता है, ठीक है? क्योंकि गाइस 10 दफा बोलो, 1000 दफा बोलो, मुझे 1000 दफा रोको, मैं रुकने के लिए तैयार हूँ. नहीं समझ आती इन्वेस्टिगेशन तो ऑफ चॉइस ईएमजी है ना? the investigation of choice is the electromyography. ठीक है, सही है. Always remember, this is the hallmark. This is the hallmark कि यही आपसे 4 से 5 सवाल पूछेंगे, यही आपसे 4 से 5 सवाल पूछेंगे the real exam. Now, the final question for motor neuron disease. A patient came to you with progressive weakness, came to you with progressive weakness and he has difficulty swallowing, and he has difficulty swallowing on examination. On examination, there are fasciculations, fasciculation, fasciculations, and there are fasciculations, and the patient has a history of motor neuron disease. What would be the treatment option? Preferred treatment option, or what would be the treatment? Option A, non-invasive ventilation. Option B, riluzole. गाइस अब तक 11 दफा क्वेश्चन आ चुका और डिटो आप लोगों के जनवरी डाइट में भी वही सवाल आया, कहीं में पैग आ गया, कहीं में नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन आ गया, वही डिटो वही सवाल घूमे जा रहे हैं. कोई नया सवाल नहीं है और ना बन सकता है. Always remember it. And always remember what I said. Okay, Dr. Faiza has said when to give riluzole then sir. Okay, डॉक्टर साहब ये पार्ट 2 का सवाल है कि riluzole जो होता है it is a treatment preferred in the amyotrophic lateral sclerosis. Amyotrophic lateral sclerosis बेसिकली ये आता है बेसिकली पार्ट 2 का डोमेन है, उसमें टाइप ज्यादा पूछी जाती हैं. तो चलें, आपने सवाल पूछा तो मैं वो भी बता देता हूँ. बेसिकली इसकी 4 टाइप्स होती हैं. एक होती है एमियोट्रोफिक, एक होती है प्राइमरी लेटरल स्क्लेरोसिस, एक होती है पीएमए प्राइमरी मस्कुलर ट्रॉफी, एक होती है प्रोग्रेसिव बल्बर पाल्सी. नहीं डॉक्टर साहब फैजल, डोंट बी थैंकफुल. मैं कहता हूँ मुझसे 1000 दफा सवाल पूछो, 1000 दफा सवाल पूछो. मैं अपने कैंडिडेट्स को हमेशा ये कहता हूँ कि मुझसे 1000 दफा पूछो सवाल. मैं तो चाहता हूँ मुझसे सवाल पूछो. इधर गलत करोगे कोई बात नहीं, द रियल एग्जाम यू विल एस इट. और मुझे पास नहीं चाहिए गाइस, मैं पहले बता रहा हूँ. आई वांट 900. मैं पहले बता रहा हूँ 900 चाहिए, पास नहीं चाहिए. पास सब कर लेते हैं, ठीक है? तो 900 चाहिए, कंफर्म 900 चाहिए. सो डॉक्टर साहब ने सवाल पूछा कि एमियोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस में ट्रीटमेंट, एमियोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस के बारे में बता देता हूँ कि इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मोटर न्यूरॉन डिजीज. मोटर न्यूरॉन डिजीज इसमें ये होता है गाइस कि अपर मोटर न्यूरॉन लीजन का जो होता है ना, जो मैंने आपको बताया स्टार्ट में कि एक होता है अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, एक होता है लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन. ठीक है, इसी तरह बताया अपर मोटर न्यूरॉन में क्या होता है कि हाइपरटोनिया अपर है, अपर इट इज हाइपरटोनिया, इट इज हाइपररिफ्लेक्सिया. एंड फॉर द लोअर मोटर न्यूरॉन इट इज अ हाइपोरिफ्लेक्सिया एंड हाइपोटोनिया. मतलब लेकिन इसमें फैसिकुलेशन आते हैं, लेकिन एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस इज द मोस्ट कॉमन. इसमें मरीज को अपर मोटर न्यूरॉन लिगेंड और लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस दोनों होते हैं. ठीक है, इसमें अपर मोटर न्यूरॉन साइंस और लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस दोनों होते हैं. और ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मोटर न्यूरॉन डिजीज है. इस
इसमें 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 दोनों दोनों साइंस होते हैं, अपर भी होते हैं और लोअर भी होते हैं, जबकि प्राइमरी लेटरल स्क्लेरोसिस में सिर्फ अपर मोटर न्यूरॉन साइंस होते हैं। इसी तरह प्रोग्रेसिव, इंशाल्लाह गाइस जब हम अभी मल्टीपल स्क्लेरोसिस पढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि एक रिलैप्सिंग लिमिटिंग होती है, एक प्रोग्रेसिव होती है। इसी तरह इसकी भी एक टाइप है प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी, इसकी है प्रोग्रेसिव बल्बर पाल्सी। ठीक है, तो गाइस ऑलवेज रिमेंबर जो मैंने आपको बताया, लेकिन ये डॉक्टर साहब को मैंने पार्ट 2 का बता दिया कि एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस इज द most common is the most common type of motor neuron disease in which both upper motor neuron and lower motor neuron signs are present, and fasciculation is a hallmark of amyotrophic lateral sclerosis. Guys, in the real exam वो आपको किसी टाइप में नहीं घुमाते, वो आपको पहली लाइन में घुमाते हैं, और वो पहली लाइन में ऐसा घुमाते हैं कि अगले बंदे को समझ ही नहीं आती है। ठीक है, तो गाइज ऑलवेज रिमेंबर व्हाट आई सेड अबाउट द मोटर न्यूरॉन डिजीज, कि अब तक किसी को मोटर न्यूरॉन डिजीज नहीं समझ आया तो मुझे बताए। So we will be moving towards the next topic of हो चुका सबको क्लियर? किसी को सवाल तो 10 दफा पूछे, कोई चाहे रिपीट करवाना चाहे तो रिपीट भी कर देंगे। ठीक है, तो कोई मसला नहीं, चिल सीन है। So guys, the next topic is about the trigeminal neuralgia. ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सवाल आ चुके हैं। लेटेस्ट जो सवाल आया था 2024 की दूसरी डाइट में आया था, 2024 की दूसरी डाइट में आया था ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में से। अब मुझे एक बात बताएं गाइस, 14 सवाल है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया से, जिसमें सिर्फ 5 लाइनें और और 10 सवाल आए मोटर न्यूरॉन डिजीज में से कौन सा करना चाहिए। आपकी स्मार्ट स्टडी क्या कहती है? जाहिर सी बात है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, क्योंकि ये तो टोटल है ही 6 से 7 लाइनों का टॉपिक है। व्हाट इज ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया? व्हाट इज ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया? Basically there's a sharp shooting pain where on the face there's a sharp shooting pain or electric shock like pain. There's a sharp shooting pain or electric shock like pain. A patient came to Dr. Faiza and he tells you, doctor, when I was brushing my teeth, there was an electric shock like pain on my left cheek. On my left cheek. 10 दफा सवालों में उन्होंने लेफ्ट चीक इस्तेमाल किया, लेफ्ट चीक इस्तेमाल किया, लेफ्ट चीक इस्तेमाल किया, लेफ्ट चीक इस्तेमाल किया। और वो कहता है, मरीज कहता है कि आई हैव शार्प शूटिंग पेन ऑन द फेस और ऑन द लेफ्ट चीक और इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन। व्हाट वुड बी योर डायग्नोसिस? एनीवन? It would be trigeminal neuralgia. It would be trigeminal neuralgia, and the treatment of choice must be the carbamazepine. Must be the carbamazepine. याद रखें, carbamazepine is the treatment of choice. लेकिन कुछ दफा क्या होता है गाइस, अब मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ कि वो लोग क्या करते हैं, कैसे वो लोग एक वक्त में 2 सिस्टम को असेस करते हैं। वो लोग कहते हैं कि अ पेशेंट came to Dr. Amara and he tells you, doctor, I have a sharp shooting pain or electric shock like pain on the left cheek, precipitated by a toothbrush or by cold. And what would be the mode of action of carbamazepine? Yes, it is the sodium channel blocker. अब इस क्वेश्चन में आपकी न्यूरो भी चेक हो रही है और इस क्वेश्चन में आपकी फार्मा भी चेक हो रही है। 2 चीजें चेक हो रही हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ MRCP यूके पार्ट 1। क्या सबको ये बात क्लियर हो चुकी है कि ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया क्या होता है? तो हम आगे चलें, क्योंकि अभी अगले 4 घंटे में इंशाल्लाह न्यूरो खत्म होने वाली है और पता भी नहीं चलेगा। किसी को कोई सवाल है तो 10 दफा रिपीट करवाएं। ठीक है गाइस, 10 दफा रिपीट करवाएं तो आई डोंट माइंड। मुझे मसला तब होगा जब मैं क्या कहते हैं आप लोगों से कल जब मॉक एग्जाम ले रहा हूँ। ठीक है, जब आप लोग सवाल गलत करेंगे तब मुझे तकलीफ हो रही होगी। ठीक है, क्या सबको अब तक क्लियर हो चुका है? एवरीवन, आई वांट रिस्पॉन्सेज ऑफ एवरीवन। अब तक हमने 2 टॉपिक पढ़े, एक है मोटर न्यूरॉन डिजीज, एक है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। तो मूविंग टुवर्ड्स द
third topic third topic is the complex regional pain syndrome. Complex regional pain syndrome. Guys, in the past papers like 2016 से May डाइट तक अब तक इसमें से कोई सवाल नहीं है. जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट व्हाट आई एम टेलिंग यू. देयर वाज अ फीमेल, ठीक है, मोस्टली आई डोंट नो व्हाई अब ये इन्होंने दिया हुआ है फीमेल, तो आई मस्ट हैव टू यूज द वर्ड फीमेल. ठीक है, ये फीमेल में बेसिकली एक फीमेल आई इसके पास, डॉक्टर मेहरू के पास. वो कहती है, डॉक्टर साहब, I was passing by and suddenly there was a like दरवाजे के पास से गुजर रही थी and there was a small cut और मुझे इतना पेन हुआ डॉक्टर साहब, इतना पेन हुआ कि मैंने चीखें मारना शुरू कर दी. Like you were in a party and you see there was a woman, you see there was a woman and something while eating the food, she cut, उसने अपने हाथ को कट लगा दिया, थोड़ा सा कट लग गया गलती से. उसने इतना शोर डाल दिया, इतना शोर डाल दिया, इतना शोर डाल दिया कि सारी the whole place got disturbed. What is it? This is the complex regional pain syndrome. और इसमें मरीज को वाकई पेन होता है गाइस. जब हम साइकेट्री पढ़ेंगे उधर मैं आपको बताऊंगा कि कुछ तरह के मरीज होते हैं, जो मैलिंगरिंग के बारे में बताऊंगा, गेन ऑफ मॉर्फिन के बारे में बताऊंगा कि कुछ मरीज होते हैं जो आते हैं मॉर्फिन लेने के लिए. इट इज द साइकेट्री. लेकिन ये जो मरीज होते हैं इनको वाकई पेन होता है, इनको वाकई पेन होता है. ठीक है, और साथ ही साथ इसके कुछ फीचर्स होते हैं, जहां पे उसे कट लगा होता है वहां पे स्किन के चेंजेस होते हैं, उसके स्किन के चेंजेस होते हैं. बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज देयर इज अ एलोडाइनिया. There's a pain from a stimulus which is unlikely to cause the pain. There are disproportionate symptoms and there's some edema on the site, or there may be some sweating. हो सकता है वो जगह जहां पे कट लगा उसका मोटर सिस्टम ही डिस्टर्ब हो गया. There's a Budapest diagnostic criteria for it, and the treatment of choice is the early physiotherapy. अब तक इसमें से कोई सवाल नहीं आया, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू लाइक कुछ ऑनलाइन एकेडमीज ने इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया हुआ था, तो मैंने अपने नोट्स में भी इसको ऐड कर लिया. ठीक है, लेकिन पार्ट 2 में इसकी एक सिग्निफिकेंस है, नॉट इन पार्ट 1. ठीक है गाइस, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज द मल्टीपल स्क्लेरोसिस. व्हिच इज द मल्टीपल स्क्लेरोसिस. एक सेकंड गाइस, मैं अपना पोर्ट चेंज कर लूं. गाइस, कोशिश करें कि जो लोग मेरा लेक्चर सुन रहे हैं आज के स्लॉट वाले, तो वो साथ साथ लिख भी लें. मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा रिपीटिशन करता हूँ, मेरी नॉर्मली स्पीड भी यही होती है. ठीक है, तो गाइस कुछ बातें जो बताऊंगा शायद वो पास मेडिसिन में ना हो, ठीक है, लेकिन वो रियल एग्जाम में आती हैं. ठीक है, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, बस सुनते रहे मुझे. सिट बैक एंड सिट बैक एंड एंजॉय द शो. ठीक है, 4 घंटे में इंशाल्लाह न्यूरोलॉजी खत्म हो जाएगी. कल बेसिकली देयर वाज अ ग्रुप, मेरे बहुत से ग्रुप्स हैं, लाइक 8-10 ग्रुप्स हैं, तो किसी एक ग्रुप में किसी ने लिखा हुआ था कि न्यूरोलॉजी एक दिन में खत्म नहीं हो सकती. हम तो इंशाल्लाह 4 घंटे में खत्म करेंगे. ठीक है, तो राइट नाउ वी आर स्टडीइंग द टॉपिक मल्टीपल स्क्लेरोसिस. वी आर स्टडीइंग द टॉपिक मल्टीपल स्क्लेरोसिस. ये मैं जब टॉपिक बार बार बोलता हूँ हर टॉपिक से पहले, इसका मतलब ये होता है कि आप लोग पानी पी लें, रेस्ट कर लें, थोड़ा सा आपको लिखने में थोड़ी सी ब्रेक मिल जाए. ठीक है, सो व्हाट इज द मल्टीपल स्क्लेरोसिस. 4 बातें लिखें और एक के ऊपर गोल दायरा बनाएं. ठीक है, जब मैं आपको कल परसों पढ़ा रहा था, अल्जाइमर पढ़ा रहा था, तो गाइस क्या मुझे कोई बता सकता है कि व्हाट इज द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर अल्जाइमर? एनीवन? जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, क्या वो मुझे बता सकते हैं कि अल्जाइमर का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या है? एनीवन? फैमिली। एग्जैक्टली, वेरी गुड डॉक्टर हमजारा. वैसे ही मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी फैमिली हिस्ट्री का बड़ा रोल होता है. ठीक है, सो इफ दे आस्क यू, ये अब तक एग्जाम में मल्टीपल स्क्लेरोसिस से कितने सवाल है पहले हम काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
25 सवाल है। कितने सवाल है? 20, 21, 22, 23, 24, इतने सवाल आ गए। और लास्ट जो डाइट्स हैं, लास्ट दोनों डाइट्स में से सवाल आता आया है, आ चुका है। कैसे आया वो भी देखते हैं, ठीक है। लेकिन अभी के लिए 4 लाइनें लिख लें मल्टीपल स्क्लेरोसिस के हवाले से, विच इज दैट इट इज अ इट इज इट इज अ इट इज अ इट इज अ CDMI, CDMI. It is a CDMI. C is a cell-mediated autoimmune disorder. D is a demyelinating disorder. And M से monozygous twin concordance 30%. और I से increase young female. औरतों की बीमारी है, पिछले अभी तक हमने क्या पढ़ा कि औरतों की बीमारी कौन कौन सी है? इज द कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम, और उसी तरह मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज कॉमन इन द फीमेल्स इन द 30s और इन द 40s. ऑलवेज रिमेंबर इट. नंबर 1. पहली बात मैंने आपको क्या बताई, अभी हम कौन सा टॉपिक पढ़े में? स्टडिंग द मल्टीपल स्क्लेरोसिस, राइट? एंड it is a cell mediated autoimmune disorder, and it is a demyelinating defect, and there's a increased young female ratio. There's an increased young female ratio, and the risk factor for monozygous twin concordance is 30%. वैल्यू याद ना करें, लेकिन याद रखें कि मोनोजाइगस में ट्विन कंकोर्डेंस, मोनोजाइगस ट्विन कंकोर्डेंस इज वेरी कॉमन इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है। सवाल अब तक इनमें से कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, ठीक है। कोई भी सवाल नहीं आया। और डॉक्टर MK क्या कह रहे हैं? कैन रिपीट PLA स्लोली। डॉक्टर साहब आपको मैं लिख लेता हूँ, बोर्ड पे लिख लें, बिल्कुल रिपीट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, 10 दफा करेंगे। गाइस स्क्रीन पे देखिए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिख रहा हूँ मैं फीचर्स। सवाल इनमें से कख नहीं आना, सिर्फ इनको रीड करना है, ठीक है। सिर्फ एक बात आपको याद होनी चाहिए कि ये जरूर जरूर जज़ाकल्लाह है कि ये फीमेल्स में बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक है। फीमेल्स में बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक है। डीमाइलिनेटिंग डिफेक्ट है। और तीसरी बात यह कि ये सेल मेडिएटेड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। और चौथी बात, मोनोजाइगस ट्विन कंकोर्डेंस इज 30%, ठीक है। इनमें से कोई भी बात रियल पेपर में नहीं आएगी, सिर्फ एक ही बात जो आएगी वो ये कि यंग फीमेल वो आपको देंगे, यंग फीमेल देंगे विच इज इन द 30s और इन द 40s। वो जब भी आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन देंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस का, जो मीन वैल्यू है, जो मेरा एक शॉर्टकट फार्मूला है, एक क्लू है, मैं एज को भी बड़ा ध्यान से देखता हूँ, या तो वो 32 देंगे, या वो 33 देंगे, या वो 41 देंगे, या 42 देंगे, ठीक है। लेकिन वो इधर उधर भी दे सकते हैं, लेकिन 60 to 70% वो यही वैल्यूज देंगे, ठीक है। याद रखिएगा। नंबर 1. नंबर 2, what are the features? what are the features what are the what are the features? गाइस जब मैं आपको मोटर न्यूरॉन डिजीज पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया कि दो तरह के लेजन्स होते हैं, एक होता है अपर मोटर न्यूरॉन लेजन, एक होता है लोअर मोटर न्यूरॉन लेजन। मैंने आपको बताया, काइंडली मेरी स्क्रीन के साथ कोई बंदा ना छेड़े, ठीक है गाइस। डोंट टच माय स्क्रीन। देयर अ इसके फीचर्स क्या होते हैं गाइस? वेट अ सेकंड, या बेटर, व्हाट आर द फीचर्स फॉर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है। अभी हम फीचर्स की बात करें मल्टीपल स्क्लेरोसिस की, ठीक है। गाइस ये एक ट्राइएड है जो दिया होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, वो क्या है? मरीज को होगा अपर मोटर न्यूरॉन लेजन, देयर वुड बी आई साइंस, एंड देयर मस्ट बी सेंसरी साइंस। एक सेकंड। अपर मोटर न्यूरॉन साइंस, जैसे मैंने आपको बताया कि देयर वुड बी हाइपरटोनिया। जब मैं आपको पढ़ा रहा था मोटर न्यूरॉन डिजीज, मैंने आपको कहा कि दिस अपर motor neuron lesion which includes the hypertonia, which includes the hypertonia, the spastic weakness, hypertonia, spastic weakness, hypertonia, spastic weakness, hypertonia, spastic weakness। और यही लफ्ज इस्तेमाल करेंगे इन केस ऑफ आई। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना ऑप्थेल्मो, तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्टिक न्यूराइटिस क्या होती है, ऑप्टिक अट्रोफी क्या होती है, आपको बताऊंगा पेल वेल डिमार्केटेड डिस्क किसमें होती है, किसमें कलर डिफरेंशिएशन कौन सी इसमें होती है, एंटीरियर स्कीमिक ऑप्टिक न्यूराइटिस कौन सा होता है, नॉन ऑटरेटिक स्कीमिक ऑप्टिक न्यूराइटिस कौन सा होता है, डीमाइलिनेटिंग ऑप्टिक न्यूराइटिस कौन सा होता है। वो बातें अभी वक्ती तौर पे छोड़ दें, बस इसमें याद रखें आई में 3 O आते हैं, ठीक है। इसमें
First one includes the optic neuritis. Optic neuritis जो वो मोस्टली देते हैं, there's a optic neuritis, there's a optic atrophy, and there's a ophthalmoplegia. Number 2, अब तक मैंने क्या बताया कि there's a upper motor neuron lesion and there is a eye features. eye features में 3 O बनाने हैं आपने, optic neuritis, optic atrophy, ophthalmoplegia. और मरीज कहेगा कि डॉक्टर साहब बात लेने गया, नहा के निकला और कख नजर नहीं आ रहा, कख भी नजर नहीं आ रहा डॉक्टर साहब, कख भी नजर नहीं आ रहा, नजर कम हो गया. व्हाट इज दिस? दिस इज द उठॉफ फिनोमिना. दिस इज द उठॉफ फिनोमिना. ठीक है. और तीसरा है सेंसरी. सेंसरी की बात कर रहा हूं. सेंसरी में वो क्या आपको कहेगा, डॉक्टर साहब तेरा पिन एंड नीडल सेंसेशन, नमनेस हो जाएगी. देयर इज अ सिंड्रोम which I will tell you later inshallah. ठीक है. So for now I'm just gonna ask you questions like but question लूंगा. Question real exam में question कैसे देते हैं सुने. A lady, a 32-year-old lady came to Dr. Anam Zara, and the patient has hypertonia, hyperreflexia, and spastic weakness. Hypertonia, hyperreflexia, and spastic weakness. And the patient has decreased vision after a hot bath. And the patient has pin and needle sensation bilaterally, or the patient has paresthesia in the limb on the neck flexion. नेक फ्लेक्शन करने में पेशेंट को पैराथीसिया हो रहे. व्हाट इज योर डायग्नोसिस? एनीवन? मल्टीपल स्क्लेरोसिस. एग्जैक्टली, इट इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस. ट्राइएड देखो बन गया, मल्टीपल अपर मोटर न्यूरॉन लेगिन का, आई का, सेंसरी का. ठीक है. और साथ 2 और पॉइंट्स ऐड कर लें. इसमें मरीज को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बहुत ज्यादा कॉमन होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में. सेक्सुअल डिसफंक्शन इज वेरी कॉमन इन केस ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस. वेरी कॉमन गाइस, वेरी कॉमन. ऑलवेज रिमेंबर इट. ठीक है गाइस. इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन इंशाल्लाह आप लोगों का जो नेक्स्ट मॉक होगा उसमें एक सर्वाइकल क्या कहते हैं क्वेश्चन दूंगा, जिसमें एक सर्वाइकल डिस्क प्रोलैप्स का क्वेश्चन होगा. ठीक है. तो वो क्वेश्चन जब आप एनकाउंटर करेंगे तब आपको समझ आएगी कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट मल्टीपल स्क्लेरोसिस फ्रॉम द सर्वाइकल डिस्क प्रोलैप्स. ठीक है. तो इसको एक छोटा सा सस्पेंस रहने दें. अब तक के 21 से 22 क्वेश्चन आए तो ये क्वेश्चन गेम चेंजर था जो सब कैंडिडेट्स ने गलत किया. तो ये बात याद रखें कि सर्वाइकल डिस्क प्रोलैप्स और मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. एक तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. एक तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं. और इसमें जो फिनोमिना होता है ना, लहर, सॉरी आई कांट प्रोनाउंस इट वेल, इट इज LHERMITETTES. इसको क्या पढ़ते हैं गाइस? एनीवन ओपन अप योर माइक एंड प्रोनाउंस इट. लेहरमेट सिंड्रोम. ओके, लहरमेटिस सिंड्रोम. लहरमेटिस सिंड्रोम. अब आप लोग को ये भी याद होगा कि डॉक्टर साहब जब पढ़ा रहे थे मल्टीपल स्क्लेरोसिस तो उन्होंने इस फिनोमिना का भी नाम लिया था जो क्या होता है, पैरेंथीसिया ऑन द लिम्ब, इन द लिम्ब और नेक फ्लेक्शन. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो सिर्फ मल्टीपल स्क्लेरोसिस में होगा, वो सर्वाइकल डिस्क प्रोलैप्स में भी गाइस ये फिनोमिना हो सकता है. ठीक है. सर्वाइकल डिस्क प्रोलैप्स और मल्टीपल स्क्लेरोसिस में सिर्फ एक डिफरेंस है, वो ये है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मरीज है. चले ये आपके मॉक के लिए बचा के रखते हैं. अब तक के जितने भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं, ठीक है, तो उनमें से ये जो टॉपिक है ये मैं आपके मॉक में ऐड करूंगा. ठीक है. तो आई एम नॉट गोना बी टीचिंग इट टू यू राइट नाउ. ठीक है. जब तक आप इसका सिनेरियो नहीं देखेंगे तब तक आपको इसका समझ नहीं आएगा. डॉक्टर फाइजा टोल्ड मी टू राइट डाउन द फिनोमेना. डॉक्टर साहब मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा लेकिन दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा. वन इज द अपर मोटर न्यूरॉन लिगेंड, द सेकंड वन इज द आई फीचर्स जिसमें आता है उठॉफ फिनोमिना, एंड द थर्ड वन इज द सेंसरी वन इन विच डॉक्टर साहब ने लिख दिया कि लहरमिटीज सिंड्रोम, बहुत जबरदस्त लिख दिया उन्होंने. ठीक है. इसमें मरीज आता है. चलें अभी मैं आपको सिनेरियोस बना के बताता हूँ, आपको खुद समझ आ जाएगी. A young lady presented with pain and needle sensations and has blurring of vision and she has ataxia. She had the symptom 3 months ago and the symptoms went away on its own. What would be the diagnosis of this condition and what would be the treatment? पास मेडिसिन नहीं बताती इसका जवाब. जिस बेचारे ने पास मेडिसिन पढ़ी होगी इस केस में वो तो बेचारा मारा गया ना.
डॉक्टर मेहरू ने लिखा मल्टीपल स्क्लेरोसिस प्रेडनिसोलोन। अच्छा, ये अभी मैं इंशाल्लाह बताऊंगा गाइस कि क्या इसका जवाब है। ठीक है, इट इज़ नॉट प्रेडनिसोलोन। ठीक है, इट इज़ नॉट प्रेडनिसोलोन। यही गलतियां रियल एग्जाम में कैंडिडेट्स करते हैं। उन्होंने पढ़ी होती है पास मेडिसिन, सिर्फ पास मेडिसिन पढ़ी होती है, 3 से 4 पास पेपर। तो अगर 2022 की 2021 और 22 तक पास मेडिसिन चल जाती थी और 2023 के 2 डाइट्स में पास मेडिसिन चल जाती थी। अब पास मेडिसिन नहीं चलती है। अगर आप इस दफ़ा पास मेडिसिन सारी पढ़ के जाएंगे, you're gonna be stuck between the 540 to 570। वो भी अगर आपको सब डिटो आता हो पास मेडिसिन का, लेकिन अगर कट ऑफ बढ़ गया तो आप फेल हो जाओगे। ठीक है, मेरे बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो फेल हो चुके हैं ऑलरेडी, और बहुत से दोस्त यार हैं जो फेल हो चुके हैं। ठीक है, तो आई वोंट रिकमेंड इट, आई वोंट रिकमेंड इट। ठीक है, चले, ये भी एक बहुत डिटेल की बात है कि मैंने स्टार्ट में इंट्रोडक्टरी में बताया था कि डिपेंड अपॉन योर एनएचएस एक्सपोजर। आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, आपका ये डिपेंड करता है कि आप कब की ग्रेजुएट है, बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हर इस बात को भी छोड़ देते हैं। ठीक है, सो अ पेशेंट केम टू यू विद केम टू यू। अब तक तो मैंने क्या बताया, इसमें मैंने बताया लेडी प्रेजेंट यू विद pins and needle sensations, and she has blurring of vision, and she has ataxia, and the symptoms started 3 months ago and went away on his own. It is the relapsing and remitting disease. It is a relapsing and remitting disease. मतलब मरीज कहेगा आपको, वो कहेगा डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल ठीक हो गया था, मैं बिल्कुल ठीक हो गया था, मैं बिल्कुल ठीक हो चुका था, मैं बिल्कुल ठीक हो चुका था। बेसिकली देयर आर सम टाइप्स ऑफ इट। कुछ टाइप्स होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस की। वन इज द रिलैप्सिंग एंड रिमिटिंग। पहले इसको पढ़ते हैं। रिलैप्सिंग एंड रिमिटिंग में क्या होता है? इट इज द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इट इज द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। एंड व्हाट हैपेंड इन दिस? इसमें मरीज कहेगा कि डॉक्टर साहब द सिम्टम्स वेंट अवे ऑन देयर ओन। मुझे मसला हुआ था लेकिन अब मसला ठीक हो गया। 3 महीने पहले मसला हुआ तो ठीक हो गया। इट इज द रिलैप्सिंग एंड रिमिटिंग which is the commonest form. So now my question to you guys is that a patient came to you with pins and needles. A 34-year-old patient came to you with pins and needle sensation and has blurring of vision. She has ataxia, and whenever she takes a hot bath the vision decrease, and there are paresthesia in limb on the neck flexion, and the symptoms came symptom and this symptoms and she had this symptom 3 months ago and went away on his own. मरीज को मसले हुए लेकिन अब वो खुद ब खुद चले गए। what would be the treatment, or what would be the treatment of choice in this case? What would be the long term treatment? Anyone? Option A is the steroid. Option B is the dimethyl fumarate। लफ्जों पे ध्यान करना है, लफ्जों पे ध्यान करना है। अगर एक्यूट के साथ आएगा मरीज तब आपने देनी है मिथाइल प्रेडनिसिलोन। लेकिन अगर वो पूछे आपसे डाईमिथाइल, अगर वो आपसे पूछे लॉन्ग टर्म, तो आपने रिलैप्सिंग एंड रिमिटिंग में क्या देनी है? डाईमिथाइल फ्यूमारेट, डाईमिथाइल फ्यूमारेट। मेरा आप लोगों से सवाल है, a 28-year-old patient came to you with all this scenario के मरीज के उसको symptoms हुए थे, अब वो खुद चले गए, and she wants to start a family, and she has relapsing and remitting. What would be your treatment, what would be your long term treatment for this patient? Option A dimethyl fumarate, option B ocrelizumab. Anyone answer it? मरीज कहता है कि मैंने फैमिली शुरू करनी है, तो क्या करेंगे? गाइडलाइंस क्या कहती हैं इसमें? एनीवन? गाइडलाइंस ये कहती हैं कि आपने उसको डाईमिथाइल फ्यूमरेट शुरू करवा देना है, लेकिन यू हैव टू स्टॉप प्रायर टू द प्रेगनेंसी। यू हैव टू स्टॉप प्रायर टू द प्रेगनेंसी। ऑलवेज रिमेंबर इट। वो आपको लफ्जों में कंफ्यूज करेंगे, जवाब आपके सामने होगा, तो आपने इसको बड़ा टेक्निकली डील करना है। ठीक है, मैं आपको सारे ट्रैप्स बता रहा हूँ एमआरसीपी यूके पार्ट 1 के, वो आपको कहाँ कहाँ पे फंसाएंगे, कहाँ कहाँ पे आपको फंसा सकते हैं। ठीक है, द सेकंड वन इज द प्राइमरी
प्रोग्रेसिव डिजीज इज द प्राइमरी प्रोग्रेसिव डिजीज। क्या होता है प्राइमरी प्रोग्रेसिव डिजीज? सारी बातें भूल जाओ, बस ये जो मैंने स्क्रीन में बनाया बस ये याद करो। प्राइमरी प्रोग्रेसिव डिजीज क्या होता है? ये ओल्डर पेशेंट्स में होता है। उसमें मरीज जो होता है ना, उसके सिम्टम्स आए जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। चाचा आएगा, चाचा आएगा, ओल्ड पेशेंट होगा, मतलब 70-80 साल का बाबा होगा, वो कहेगा, वो कहेगा, कहेगा कहेगा कि के डॉक्टर साहब, मुझे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, टांगों में वीकनेस हो गई है, कमजोरी हो गई है, नजर कुछ नहीं आता, पाँव सो जाते हैं, और क्या कहते हैं, देयर मस्ट बी पैरेस्थीसिया ऑन इन लिम्ब ऑन द नेक फ्लेक्शन। व्हाट, और ये बढ़ते ही जा रहे हैं, और ये बढ़ते ही जा रहे हैं। व्हाट वुड बी द डायग्नोसिस? इट मस्ट बी द प्राइमरी प्रोग्रेसिव disease. It must be the primary progressive disease. It must be the primary progressive disease. And what is the treatment option? It must be the ocrelizumab. It must be the ocrelizumab. मैं इसको ऐसे याद करता हूँ, अपना भी बता देता हूँ। अगर एक होता है रिलैप्सिंग रिमिटिंग, एक होता है प्राइमरी प्रोग्रेसिव डिजीज। ठीक है, मैं इधर लिख लेता हूँ, डू इट, डू इट, do it. D for dimethyl fumarate and O is for the ocrelizumab, and this is the long-term treatment in case of relapsing remitting and प्राइमरी प्रोग्रेसिव डिजीज। एक होता है सेकेंडरी डिजीज, एक इसकी टाइप होती है सेकेंडरी डिजीज, जो बेसिकली इन दोनों का एक मिक्सचर होती है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी डिजीज। उसमें ये होता है कि पहले मरीज को रिलैप्सिंग एंड रिमिटिंग होता है एंड देन इट गोज प्रोग्रेसिव। ठीक है, मिक्स फीचर होता है, यू डोंट नीड टू रिमेंबर इट। ठीक है, एंड गाइस, अ पेशेंट केम टू, और जो मैंने आपको जितनी भी बातें बताई, जितनी भी बातें बताई कि मरीज, हमेशा ये बात याद रखें, जितनी भी बातें मैंने आपको सिनेरियो में बताई, दीज आर द गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर। Even the female of 20 to 30 is a good prognostic factor. If the patient has a sensory symptoms, it is a good prognostic factor. And if there's a, मतलब ये बात याद रखें कि जो मैंने आपको रिलैप्सिंग एंड लिमिटिंग का सिनेरियो बताया, these are the good prognostic factor, लेकिन सवाल कभी इसमें से नहीं आता, सवाल कभी भी इसमें से नहीं आता। ठीक है, कभी भी इसमें से नहीं आता। Do for both types? No, doctor साहब, do is not for the both types. D is for the relapsing and remitting. Dimethyl fumarate is for the relapsing and remitting, and ocrelizumab is for the primary progressive disease. Dimethyl fumarate is for the relapsing remitting, long term, long term, long term, not acute, long term, not acute, long term, not acute. एक्यूट जो ट्रीटमेंट होगा वो होगा मिथाइल प्रेडनिसिलोन, मिथाइल प्रेडनिसिलोन। कि गाइस अब तक किसी को कंफ्यूज ना तो मुझे चैट बॉक्स में लिख भी सकता है। ठीक है गाइस, मैं आपकी चैट बॉक्स जब भी अपना टॉपिक कंप्लीटली रिवाइज कर लेता हूँ ना, तो मैं खुद ही चैट बॉक्स देखता हूँ कि उसमें है कुछ या नहीं है। ठीक है, तो किसी का कोई सवाल अब तक? एनीवन? No, sir, they won't ask you a drug of choice in pregnancy. This is a part. This is a in the part 2, not in the part 1. आपने जो सिनेरियो बताया था रिलैप्सिंग रिमिटिंग का कि पेशेंट है, शी वांट्स टू नाउ स्टार्ट अ फैमिली, और रिलैप्सिंग रिमिटिंग एमएस के साथ आई है, तो उसमें डाइमिथाइल फ्यूमेरेट का आपने बताया था वी हैव टू स्टॉप इट बिफोर शी प्लान्स फॉर हर फैमिली। स्टॉप इट बिफोर प्रेगनेंसी। अगर बेसिकली गाइडलाइंस ये कहती हैं कि अगर एक पेशेंट है ना फैमिली स्टार्ट करना चाहता है, मतलब मैंने, आपने इंग्लिश पे गौर नहीं किया मेरी, वो सोच रहा है कि उसने फैमिली स्टार्ट करनी है। शी वांट, यही तो मसला है गाइस कि हम लोगों की थोड़ी इंग्लिश है ना, हम गोरे तो हैं कोई नहीं। तो इवन मैंने आपको कल एक स्टोरी भी सुनाई थी कि एक सोलिसिटर की स्टोरी सुनाई थी कि मैं एग्ज़ाम दे के मेरा पार्ट ए का पेपर हुआ, तो मैं खड़ा हुआ था, तो मैंने एक डॉक्टर साहब मेरे पास आए, तो वो काफ़ी उम्र के भी थे, थोड़े बैकवर्ड इलाके से लाग रहे थे। तो उन्होंने मुझे बड़ी सवाल पूछा कि डॉक्टर साहब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? मैंने कहा जी पूछें डॉक्टर साहब। तो उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब एक सवाल आया हुआ था, अ सोलिसिटर। तो मैं मुझे क्या कहते हैं, बड़ा फील भी हुआ कि डॉक्टर साहब को इसका मतलब नहीं पता, हालांकि डॉक्टर साहब का नॉलेज इतना अच्छा। तो गाइज यू नीड अ गुड इंग्लिश, इसीलिए मैं अपने कैंडिडेट्स को बताता हूँ कि डू पास टेस्ट, पास टेस्ट, पास टेस्ट। ठीक है, सो मेरे आपने लफ्जों पे थोड़ा गौर किया करें। मैं क्या कहता हूँ कि अ पेशेंट want to starts a family, starts a family, starts a family, starts a family. So अगर मरीज स्टार्ट अ फैमिली करना चाहे तो ही कैन टेक डाइमिथाइल फ्यूमेरेट। द ओनली कंट्रा है वो कंट्राइंडिकेटेड प्रेगनेंसी में, लेकिन यू हैव टू स्टॉप इट बिफोर
बिफोर प्रायर टू द प्रेगनेंसी। सो प्रेगनेंसी में आप नहीं दे सकते, लफ्जों को बड़ा देखना है कि फर्स्ट कौन सी इन्वेस्टिगेशन पूछें, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट पूछें, एक्यूट ट्रीटमेंट पूछें, क्योंकि जरा सा भी इधर उधर हो तो दुर्घटना हो जाएगी। ठीक है, तो एहतियात करनी है, बिल्कुल एहतियात करनी है। ठीक है, नाउ coming towards the एक second guys, okay, coming towards the investigation in case of multiple sclerosis, yes, सबने लिख लिया एमआरआई। अब ये भी तो बताएं एमआरआई किस चीज का, पूरा लिखे कि व्हाट वुड बी द किस चीज का एमआरआई, ये भी लिखें एमआरआई किस चीज का। उसने भी कल परसों एक मॉक मैंने लिया, तो उसमें मैंने पूछा कि एमआरआई किस चीज का, फुल स्पाइन का, ब्रेन का, तो या फुल बॉडी का, तो काफियों ने गलत किया हुआ था। ठीक है, तो किस चीज का एमआरआई? देखो ना, डॉक्टर मशल, ब्रेन, स्पाइन, सब अपना अपना लिखेंगे। अब इधर देखें, मैंने जो स्क्रीन पे लिखा है, बॉस का एमआरआई करवाना है। किस चीज का एमआरआई करवाना है? बॉस का एमआरआई करवाना है। किस चीज का एमआरआई करवाना है? बॉस का एमआरआई करवाना है। बी से ब्रेन, ओ से ऑर्बिट और एस से स्पाइन। बी से ब्रेन और ओ से ऑर्बिट और एस से स्पाइन। और कौन सा एमआरआई करवाना है? यू हैव टू डू द कंट्रास्ट एमआरआई। एंड बिल्कुल ये मॉनिटर भी करने के लिए एमआरआई यूज होती है, एमआरआई यूज होती है। एंड what would be the findings in the CSF? There must be oleclonal bands, and in the MRI there must be periventricular white plaques. In the MRI there must be periventricular white plaques. They may or may not give you, mostly they don't. In the MRI there must be periventricular white plaques. In the MRI there must be periventricular white plaques. And in the CSF, there must be oleclonal bands and the intrathecal IgG synthesis. Oleclonal bands plus minus intrathecal IgG synthesis. Now, a patient came to Dr. Sanan, and the patient presented with pins and needle sensation, and the patient told you that after taking a hot bath, the patient's vision decreased. The patient has problem differentiating colors. The patient has spastic weakness of the legs. What would be the first line treatment and what would be the monitoring? अब मुझे बताएं कि इस कंडीशन में मॉनिटर करने के लिए कौन सी है, फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन कौन सी है और गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन कौन सी है? एनीवन, माइक्स ऑन यू। तीनों का एक कॉलम बनाएं और मुझे सेंड करें ये चैट्स में। वो कहते हैं ना कि गाड़ी जब लगेगी, अच्छा ड्राइवर तब बनता है जब गाड़ी इधर उधर दीवार पे लगती है। इधर जरूर गलत करो, लेकिन रियल एग्जाम में प्लीज 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 गलत नहीं करना। मैं आपको सारे ट्रैप्स बता रहा हूँ कि एग्जामिनर आपको कैसे। सब लोग, अच्छा डॉक्टर एमन ने मुझे व्हाट्सएप पे भेज दिया। डॉक्टर एमन इज द एमडी मेडिसिन और शी इज वेरी इंटेलिजेंट। ओके, डॉक्टर जरका ने भी भेज दिया है। गाइस आप लोग क्यों नहीं लिख रहे? मेरा आप लोगों से सवाल क्या है? मेरा आप लोगों से ये सवाल है, अपनी स्क्रीन पे देखिए, ये मैंने आपको केस बताया मल्टीपल स्क्लेरोसिस का। आप लोग मुझे बताएं फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन कौन सी होगी, मॉनिटर करने के लिए क्यों कौन सी होगी, और गोल्ड स्टैंडर्ड कौन सी होगी? ठीक है, ये फिल करके फौरन इधर शेयर करें अपनी चैट्स पे। नहीं आता कोई बात नहीं, गलत होगा कोई बात नहीं, ठीक है, पढ़ेंगे तो आएगा ना। ओके, किसने लिखा? डॉक्टर मशल ने लिखा गोल्ड स्टैंडर्ड इज सीएसएफ, फर्स्ट लाइन इज एमआरआई बॉस। ओके, एमआरआई बॉस। गाइस जो तीनों सवाल पूछे मैंने उन सब का जवाब एक ही है। द फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन इज द एमआरआई, द मॉनिटरिंग वन इज द एमआरआई, द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर दिस केस इज द एमआरआई। व्हाई इज द एमआरआई? अब मैं इसकी वजह भी दूंगा। बिकॉज मैंने स्टार्ट में बोला था गाइस, स्टार्ट में बोला था कि जो मरीज होता है, जो एनएचएस वाले ना, वो अपने मरीज की बड़ी केयर करते हैं गाइस, बड़ी केयर करते हैं। ठीक है, तो जब भी आप लोगों से ये पूछा जाए कि फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन कौन सी होगी, द फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन वुड बी द एमआरआई,
because it is less invasive. It is less invasive as compared to the CSF. ठीक है? And if they ask you about the monitoring, it must be the contrast MRI. And yes, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन ये बात याद रखें, ये बात याद रखें, बिल्कुल CSF कंफर्मेटरी है, मैं इस बात से हजारों हजारों दफा एग्री करता हूँ, ठीक है, लेकिन बात का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। वो आपको एक मरीज देंगे, वो कहेंगे कि मरीज आया आपके पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस का, व्हाट वुड बी द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, और उन्होंने सॉरी फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन, वो आपको ऑप्शन देंगे MRI का और CSF का, और आप लोग समझेंगे कि कौन सी लगानी चाहिए, तो MRI का जवाब। अगर वो आपसे पूछे बेस्ट इन्वेस्टिगेशन दिस केस, तो तब भी MRI जवाब बनता है, CSF जवाब नहीं बनता, क्योंकि CSF तब करवाया जाएगा जब पेशेंट का MRI हुआ होगा, MRI हुआ होगा। गोल्ड स्टैंडर्ड इज द CSF, बट द मॉनिटरिंग वन इज द MRI एंड द फर्स्ट लाइन इज द MRI। गोल्ड स्टैंडर्ड CSF है। अब तक जितने भी सवाल आए हैं उन सब का जवाब MRI है, आइदर इट इज अ मॉनिटरिंग, आइदर इट इज अ फर्स्ट लाइन, ठीक है, एंड द गोल्ड स्टैंडर्ड इज ऑलवेज द CSF, ठीक है। और इंशाल्लाह इस टॉपिक में से भी मैं आपकी प्रैक्टिस जरूर करूंगा इन द मॉक, ठीक है, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है बस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट came to you with the history of a solicitor came to you with the history of anxiety, मरीज आया मल्टीपल स्क्लेरोसिस की हिस्ट्री के साथ और उसका होगी एंजाइटी, व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। मरीज आ गया आपके पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस का और उसको है एंजाइटी, व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट ऑप्शन, एनीवन? गाइस, ये है ब्यूटी MRCP यूके पार्ट 1 की, के वो एक वक्त में आपको दो सिस्टम्स जोड़ देते हैं। यस डॉक्टर मेहरू, इट इज द SSRI, या एग्जैक्टली इट इज द SSRI। लेकिन अगर मरीज को मैं कहूं कि एंजाइटी प्लस स्लीप डिसऑर्डर है, देन व्हाट इज योर आंसर? यही दो क्वेश्चन है गाइस जो साइकेट्री केस में। Benzodiazepine. नो डॉक्टर साहब, इट इज नॉट द बेंजोडाइजिपीन। ऑलवेज रिमेंबर गाइस, लिख लें अपने पास के अगर मरीज को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है और उसको एंजाइटी है, द आंसर इज द SSRI व्हिच इंक्लूड्स एसिटालोप्राम, फ्लुओक्सीटीन, पैरोक्सिटीन, सर्ट्रालीन। फिर उनके हर चलेंगे इंशाल्लाह, हम जब फार्मा पढ़ेंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि SSRI की क्या दुनिया। बड़े मजे की 30 सेकंड्स के लेक्चर्स हैं, इजी लेक्चर्स हैं, आसान लेक्चर्स हैं, ठीक है। Just for now, remember, for anxiety, it is the SSRI, and for anxiety plus sleep, it is the SNRI, which is the venlafaxine. It is the venlafaxine. SNRI is for the sleep, anxiety and sleep, and for anxiety, it is the SSRI. For anxiety plus sleep, it is the SNRI. Always remember it. Always remember it जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है गाइस। ओके गाइस, इसमें से ना एक और सवाल आ जाता है, बड़ा गंदा सवाल है एक, जिसमें वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस को, इजी है तो बड़ा इजी, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा तो आपको गंदा लगेगा। वो आप लोगों से पूछते हैं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस को वो जोड़ते हैं इन्फेक्शियस डिजीज के साथ, ठीक है। देयर आर टू ड्रग्स, यू नीड टू रिमेंबर द मोड ऑफ एक्शन ऑफ दीज ड्रग्स, व्हिच इज द नतालिजुमाब पर, वैसे असल नाम उसका नतालिजुमाब है, लेकिन मैं फॉर रिमेम्बरिंग पर्पस आई कॉल इट द नतालिजुमाब। इट इज द नतालिजुमाब एंड द अदर वन इज द फिंगोलीमोड। जो नतालिजुमाब है, इट इज द नतालिजुमाबा, मैंने से क्यों पढ़ा गाइस नतालिजुमाबा, आई विल टेल यू द रीजन। नतालिजुमाबा, जो ए है ना, मैंने इसलिए लगाया कि मैं इसी से बनाता हूँ। अगला लफ्ज अल्फा 4 बीटा 1 एंटीग्रीन। दिस इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ नतालिजुमाब। और नतालिजुमाब का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये कि ये जब मैं आपको पढ़ाऊंगा इन्फेक्शियस डिजीज, तो तब मैं आपको बताऊंगा देयर इज जेसी वायरस, देयर आर टॉक्सोप्लाज्मोसिस में क्या होते हैं, फाइंडिंग होती है MRI की
और बाकी सब मैं इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि CNS क्या कहते हैं, व्हाट आर द न्यूरो कॉम्प्लिकेशंस इन केस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। तो वो मैं आपको इंशाल्लाह वहीं पे बताऊंगा। जस्ट फॉर नाउ रिमेंबर देयर इज अ natalizumab drug which whose mode of action is the alpha 4 beta 1 integrin, and the side effect is the JC virus. It increases the chances of the JC virus. It increases the chances of the JC virus. 2024 की चौथी डाइट में फिंगोली मोड का मोड ऑफ एक्शन पूछा गया था। व्हाट इज द मोड ऑफ द फिंगोली मोड? द मोड ऑफ एक्शन ऑफ फिंगोली मोड इज द स्पिंगोसिन 1 phosphate receptor modulator. Sphingosine 1 phosphate receptor modulator. Sphingosine 1 phosphate receptor modulator. Sphingosine 1 phosphate receptor modulator. 1 phosphate receptor modulator. क्या अब तक सबको मल्टीपल स्क्लेरोसिस मास्टर हो चुका है? किसी को कोई बात ना समझ आई हो तो प्लीज प्लीज खुदारा चैट्स पे लिखें। ठीक है, कुछ शर्म नहीं किया करें। देखें इधर अगर आप लोगों ने शर्म की कुछ चीजें, देखें मुझे भी अक्सर है ना, जब मैं पढ़ रहा होता था, अभी भी मुझे क्या कहते हैं, कभी कभार ऐसे होता है कि मुझे बहुत सी चीजें भूल जाते हैं, बेसिक भूल जाते हैं, मतलब भूल जाते हैं। तो मैं गूगल करता हूँ, अपने सीनियर से पूछता हूँ, अपने मेंटोर से पूछता हूँ। लाइक मैं आई इमीडिएटली टेक्स्ट द एग्जामिनी, इमीडिएटली मैं उनको मैसेज करता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ वो, और ये हमेशा वो मुझे बताते भी है, कहते भी है कि हमारी फील्ड में ये बात याद रखें कि हमें बहुत सी चीजें भूल जाती हैं, लेकिन ना पूछना एक गुनाह है। गलती की माफी होती है और गुनाह की सजा होती है, और इस गुनाह की सजा आप लोगों को एग्जाम में देनी पड़ेगी, ठीक है। डॉक्टर साहबा ने मुझसे पूछा, डॉक्टर फाइजा ने पूछा कि लास्ट वन, ओके, द लास्ट वन इज द फिंगोली मोड, FINGOLIMOD, फिंगोली मोड which is a sphingosine 1 phosphate receptor modulator, 1 phosphate receptor modulator, 1 phosphate receptor modulator. Okay guys, now there would be a question from this, they would ask you the mechanism of action of baclofen. Always remember that baclofen का जो mode of action है वो क्या है, ये देख लें guys, baclofen का क्या mode of action है। it is a GABA, ये क्या है, बी है ना, बी है ना, बी है ना, GABA बी एगोनिस्ट, लेकिन ये ग्लूटामेट को कम करता है। याद रखने मेरी बात, एक दफा दो दफा ये आ चुका है, लेकिन ये नहीं है अब तक एक दफा भी। इट डिक्रीजेस द ग्लूटामेट, इट डिक्रीजेस द ग्लूटामेट, इट डिक्रीजेस द ग्लूटामेट। ऑलवेज रिमेंबर, baclofen is the drug of choice for the spasticity in case of multiple sclerosis. a patient a patient a patient came to you a 30-year-old patient came to you, and he has he has he has spastic leg weakness, on having a hard bath the vision decreased, and he has bilateral numbness, and he has fatigue. What would be the treatment for the fatigue? एनीवन, याद रखिए, अगर मरीज को मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो और उसे फैटिग हो, यू हैव टू गिव द ड्रग अमेंटाडीन, यू हैव टू गिव द ड्रग अमेंटाडीन, you have to give the drug amantadine. Number one. Number two, a solicitor came to you with a stiff hamstring, and the patient has a history of multiple sclerosis. What would be the treatment of choice for spasticity in this case? एक वकील आ गया, सॉलिसिटर किसे बोलते हैं, या हो गया ना डॉक्टर मेहरू, आपने कर दिया ना गलत सवाल। अब यही ब्यूटी MRCP यूके पार्ट 1 की देखें। वकील है, वकील ने तो काम करना है, उसने तो चलना है, उसको तो आराम फौरन चाहिए। आपने मेरा क्या कहते सवाल ध्यान से सुना नहीं, ठीक है। यस डॉक्टर नमजारा, यस डॉक्टर मशील, यू कंप्लीटली राइट, कंप्लीटली राइट। शुक्र है आप लोगों ने मेरा जो न्यूरो का इंट्रोडक्टरी लेक्चर था वो सुन लिया। डॉक्टर नमजारा और डॉक्टर मशील, वेरी गुड, ठीक है। द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस in case of in case of in case of in case of stiff hamstring, in case of a solicitor, is always the botulinum toxin, मैंने तो सिर्फ एक स्टिफ हैमस्ट्रिंग बोला, मैंने तो सारी जनरलाइज स्पास्टिसिटी तो नहीं बोली, मैंने तो सिर्फ एक जगह की स्पास्टिसिटी बोली, मैंने तो सिर्फ हैमस्ट्रिंग की स्पास्टिसिटी को बोला कि वो स्टिफ हुई है। सो फॉर द लोकलाइज्ड वन इज द botulinum toxin. Okay guys, now moving towards the next topic, which is the जज़ाकल्लाह खैर, 10 दफ़ा सवाल पूछें गाइस, और ये बाकी लोग हैं ये कहीं ना कहीं पढ़ भी चुके हैं,
न्यूरो, ठीक है, और कुछ लोग न्यू हैं। सो गाइज, एक मरीज आया, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था गाइज कि ये सवाल जो था 2025 की जनवरी डाइट में आया था, जिसमें काफ़ी लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस थे, ठीक है। जो मैं अभी सवाल आप लोगों को बताने लगूं, इसमें काफ़ी लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस थे। इवन ये सवाल मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा कि सर इसका क्या जवाब होना चाहिए, ठीक है। इस सवाल पे मैंने डॉक्टर अहद से भी, मेरी जो MRCP सिंड्रोम वाले, उनसे भी मेरी बात हुई। मैंने कहा कि सर इट कांट बी दिस। उन्होंने अपनी जो की है, टेलीग्राम की है, उसमें उसमें उन्होंने मतलब लोगों को खुश रखने के, ठीक है, इतने लोग उनसे बहस कर रहे थे तो उन्होंने वो जवाब रख लिया, लेकिन उनके ओरिजिनल रिकॉल्स अगर देखे जाएं तो उन्होंने मुझे उसकी तस्वीर भेजी। उन्होंने मुझे कहा कि देखो जो जवाब तुम बता रहे हो मैंने वही लिखा, लेकिन इन लोगों को चुप कराने के लिए, बहस से बचने के लिए, ठीक है, तो टेलीग्राम में जो भी सब कुछ वो होता है फ्री का, जो भी डेटा होता है उसमें डिफेक्ट भी बहुत होते हैं गाइस। तो एहतियात करनी है, ठीक है, एहतियात भी करनी है कि हर बंदा आपको फ्री में डेटा देता भी नहीं है इतनी जल्दी कि वो आपको स्पून फीड नहीं करता, ठीक है। तो अब सवाल क्या है गाइस, इसमें से ट्रेंडिंग सवाल चल रहा है, 2025 में बहुत ट्रेंडिंग सवाल चल रहा है। वो सवाल ये कि पेशेंट आपको आएगा मल्टीपल स्क्लेरोसिस की हिस्ट्री के साथ, ठीक है, और वो कहेंगे कि मरीज को है यूरिन ब्लैडर डिसफंक्शन, मतलब यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। जी जी बिल्कुल, हम वो अर्ज इनकॉन्टिनेंस और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस पढ़ेंगे, ठीक है, डोंट वरी। लेकिन मल्टीपल स्क्लेरोसिस के केस में याद रखें, देयर इज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस वेरी कॉमन, ठीक है। तो याद रखना कि देयर आर टू थिंग्स, देयर आर टू थिंग्स। बाकी सब भूल जाएं कि 100 ml वॉल्यूम होता है, इतना वॉल्यूम होता है, ये कोई फॉलो नहीं होता। नाइस गाइडलाइन सिर्फ ये कहती हैं इफ देयर इज अ सिग्निफिकेंट रेजिडुअल वॉल्यूम ऑन अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड सबसे पहले आपने मरीज का करवाना है अल्ट्रासाउंड। अगर सिग्निफिकेंट रेजिडुअल वॉल्यूम है तो क्या इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होगा? अगर नो सिग्निफिकेंट रेजिडुअल वॉल्यूम है तो क्या इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होगा? अगर सिग्निफिकेंट रेजिडुअल वॉल्यूम है तो यू हैव टू डू द इंटरमीडिएट सेल्फ कैथराइजेशन, यू हैव टू डू द इंटरमीडिएट सेल्फ कैथराइजेशन। लेकिन अगर कोई सिग्निफिकेंट रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं है, यू हैव टू गिव द एंटीकोलिनर्जिक्स, यू हैव टू गिव द एंटीकोलिनर्जिक। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। ये अब तक एक दो अब तक 2025 से पहले बताता हूँ, पहले 2025 से पहले 1 2 3 4 5 6 6 दफा सवाल इससे बना। 2025 की पहले डाइट में उन्होंने सवाल दे दिया, और ये हर दफा पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई, जनवरी डाइट में ही आता है, जनवरी डाइट में ही आता है, जनवरी डाइट में ही आता है, ठीक है गाइज। तो याद रखना है मेरी बातें, याद रखना है मेरी बातें जो मैंने अभी आपको ब्लैडर डिसफंक्शन के वाले से बताई है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा अप्लाई करना, हमेशा अप्लाई करना जब भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस के केस में अल्ट्रासाउंड हो तो क्या इसका जवाब होना चाहिए, ठीक है। अब बहुत से लोग मुझे कहेंगे कि सर ये बता दें कि सिग्निफिकेंट रेजिडुअल वॉल्यूम कौन सा होता है, नॉट सिग्निफिकेंट रेजिडुअल वॉल्यूम कौन सा होता है। तो आई विल इंशाल्लाह जो मॉक एग्जाम होगा आप लोगों का अभी, ठीक है, अब तक हमारा सिर्फ एक ही मॉक हुआ है जब हमने ऑनको, जीरियाट्रिक, पैलिएटिव और GIT किया है, ठीक है। तो अब जो मॉक होगा उसमें ये ना सोचें गाइस कि मैंने पिछले सिस्टम छोड़ दिए ना, पिछले सिस्टम भी इंक्लूडेड होंगे। ये बात याद रखें कि जो उन्होंने आप लोगों को रिजल्ट, वो मार्क्स की स्कीम दी हुई है ना इन द ऑफिशियल साइट, इट इज अ प्रैंक, प्रैंक है ये। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, ये प्रैंक है। ये MRCP यूके पार्ट 1 वाले आप लोगों के साथ प्रैंक करते हैं, अनलेस अदरवाइज आपको पता ना हो। वो मार्क्स शीट फॉलो नहीं होती है इन द रियल एग्जाम, परसेंटेज वही है लेकिन वो मार्क्स शीट फॉलो नहीं होती है। In the real exam, you will get 2 questions from oncology, you would get 2 to 3 questions from the geriatric and palliative care, and you would get 8 plus minus 11 questions from the GIT and from the neuro section. Right now 2025 का जो ट्रेंड है जिसमें पेपर जेन डाइट और मे डाइट है, वॉन हाइपरलिंडर डिजीज जेन डाइट में, मतलब you will get questions like 4 plus minus 1 और 2, 4 plus minus 2, लेकिन इन क्वेश्चन की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा वैल्यू है। ये बातें हम कर चुके हैं कि किसकी कितनी है, किस में कैसे करना है, किधर से किसके कितने मार्क्स हैं। तो मैं हर सिस्टम इंशाल्लाह करते करते जाएंगे तो इंशाल्लाह यू विल नो, ठीक है। लेकिन जो भी सिस्टम हम कर रहे हैं, कल भी एक सुपर सेशन हुआ था 40 मिनट का, ठीक है गाइस। तो जो भी सुपर सेशंस होते हैं तो काइंडली काइंडली लिया करें। सिर्फ ये एक्सेप्शन उन लोगों को है जो लोग ऑलरेडी वो सिस्टम उससे 2 दफा पढ़ चुके हैं, ठीक है, या तो वो किसी और ग्रुप के साथ पढ़ चुके हैं, या तो
या तो उनकी ग्रिप हद से ज्यादा मैं चेक कर चुका हूँ, देख चुका हूँ, उनकी ग्रिप बहुत अच्छी है, ठीक है। तो गाइज डोंट वरी, रिलैक्स है MRCP यूके पार्ट 1 वेरी इजी। अगर आपको ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊं तो इट इज वेरी इजी। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इज द, वेट अ सेकंड गाइस, देख लें कि अगला टॉपिक कौन सा है।